नमस्कार। मैं हूँ रीटा बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। शुरुआती जानकारी में ये सामने आया है कि सॉरी अजित पवार प्लेन क्रैश में अजित पवार जी का दुखद निधन हो गया है। और अब शुरुआती जानकारी में ये सामने आया है कि विमान को लैंडिंग के वक्त दिक्कत आई थी। हालांकि अभी भी ये साफ नहीं है कि ठीक ठीक हुआ क्या है। अ, इसी दुखद घटना के लिए हम साथ में अपने जुड़ रहे हैं अपने राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल सारदा जी के साथ। प्रफुल्ल सारदा जी, ये जो अभी पूरी घटना सामने आई है, ये बहुत दुखद है। और महाराष्ट्र में क्या पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अजीत पवार एक ऐसे नेता थे जो जमीन के हर कार्यकर्ता से जुड़े हुए थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वे सर्वा थे। और जिस तरह से उनकी एक राजनीति करने की एक अलग शैली थी, तो कहीं ना कहीं चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो या और भी कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, यानी कि अक्रॉस द पार्टी लाइन, वो हमेशा एक रिस्पेक्टेड लीडर की तरह से जाने जाते थे। आ, उनका उनको अगर माना जाए तो ये हो सकता है कि आपका उनके साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपके कभी मनभेद नहीं होंगे। ऐसे एक परखड़ बोलने वाले वो नेता थे। हमने देखा कि कई बार उनके सभाओं की कुछ लाइंस, कुछ पर्टिकुलर स्पीच के क्लिप्स भी वायरल होते थे। और वो एक वो जिस तरह से वो ह्यूमर पैदा करते थे इन बिटवीन उनके स्पीचेस में भी और सभाओं में भी, तो लोग काफी एंजॉय करते थे। और अजीत पवार इसके अलावा भी एक अपने कार्यशैली के लिए जाने जाते थे। एडमिनिस्ट्रेशन पे जिस तरह से उनकी पकड़ थी, शायद ही वो किसी और नेता की महाराष्ट्र में है और आने वाले समय में रहेगी, कि उनको पता था कि ब्यूरोक्रेसी से काम कैसे निकाल के लेना है। आप ही के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि मैं भी एक पुराने यानी कि एक एक्स मिनिस्टर का मैं ओएसडी रह चुका हूं। तो 6 से 7 बार अजीत पवार जी के साथ इंटरेक्शन हुआ था। तो उनकी जो एक कार्यशैली थी बहुत अलग थी। हर चीज का एक डीप नॉलेज रखना, उसके बारे में सीधे और तीखे सवाल पूछना, और अगर आप जवाब नहीं दे पाओ तो उनके आंसर भी उनके पास रेडी होते। तो इस तरह के नेता थे। और इसीलिए हमने देखा कि जिस तरह से घटना सामने आई, और जिस तरह से एक मैं कहूंगा कि पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में जिस तरह से शोक प्रकट किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो एक छवि को दिखाता है। हमने देखा कि एक के बाद एक महाराष्ट्र में कुछ नेताओं के जाने से अ, महाराष्ट्र को बहुत क्षति पहुंची। उसमें प्रमोद महाजन हो, गोपीनाथ मुंडे हो, विलासराव देशमुख हो और अजीत पवार, तो ये इतने बड़े कद्दावर नेता थे कि इनके जाने से महाराष्ट्र को जो एक इरिकवरेबल जो लॉस हुआ है, वो शायद आने वाले कई दशकों तक वो रिकवर नहीं हो पाएगा। अजीत पवार ने अगर कह दिया कि ये काम होगा, तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो काम होकर रहेगा। और जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया तो वो काम नहीं हो सकता था। तो इस तरह से वो सीधी बात करने वाले नेता थे। पंक्चुअल तो थे ही, लेकिन उनका डे जो है वो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होता था। उन्होंने अपने कई स्पीचेस में तो ये कहा है। लेकिन यहाँ पे भी जिस तरह से पुणे, मुंबई, सब जगह पे लोगों ने देखा है कि 6 बजे, साढ़े 6, 7 बजे तक वो इंस्पेक्शन के लिए रेडी हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा ऑन अलर्ट रहता था। जब भी अगर अजीत पवार की विजिट है, किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को लेके या किसी स्पेसिफिक ऑफिस में विजिट होगी, तो ऑन अलर्ट। मैंने ये भी सुना था कि कुछ लोग, यानी कि ऑफिस के कुछ लोग होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल, वो तो आधा 1 घंटा पहले ही आ जाते थे। क्योंकि अजीत पवार टाइम पे तो आते थे, लेकिन 5-10 मिनट पहले ही आ जाते थे। तो ऐसा नेता महाराष्ट्र की राजनीति में क्या देश की राजनीति में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। जिस तरह से उनकी कार्यशैली रही, जिस तरह से वो हर उनके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बल देने का प्रयास करते थे, जिस तरह की वो एक अलग राजनीति करते थे, जहां पे केवल और केवल विकास का एजेंडा था, जहां पे केवल और केवल लोगों के काम होने चाहिए, ये एक भावना थी। और जिस तरह से हमने देखा कि उन्होंने शिवसेना और बीजेपी के साथ आके गठबंधन किया, और जिस तरह से उनका एक स्पष्ट कहना था कि भाई मैं डेप्यूटी सीएम तो बन ही रहा हूं, तो एक लॉन्गेस्ट सर्विंग डेप्यूटी सीएम महाराष्ट्र ने आज गवाया है। उनकी अपनी एक अलग काम करने की एक स्टाइल थी। दादा स्टाइल जिसे कहा जाता है महाराष्ट्र में, कि ये दादा स्टाइल से काम होता है। तो मेरे ख्याल से आज के बाद वो दादा स्टाइल जो है महाराष्ट्र के राजनीति में केवल एक चर्चा रहेगी। और दादा जो है, ऐसा दादा दोबारा महाराष्ट्र की राजनीति में शायद ही आने वाले समय में आएगा। के बाद सुनेत्रा वहिनी जो है, यानी कि सुनेत्रा पवार जो है, हो सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में वो एक्टिव होती नजर आए। इतने सालों का अजीत दादा के साथ उनका काम करने का अनुभव उन्होंने देखा हुआ है। उनकी वाइफ तो है ही है, लेकिन कई चीजें जिस तरह से घर में शेपअप होती है,
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक आने वाले समय में सुनेत्रा पवार जो है वो एक राष्ट्रवादी का एक चेहरा बनेगी महाराष्ट्र की राजनीति में। हो सकता है वो इमीडिएट बेसिस पे डिप्टी सीएम की पोस्ट उन्हें ऑफर न की जाए, लेकिन उसके लिए सुनील तटकरे है, वो एक एक्सपीरियंस और एक कद्दावर नेता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की पोस्ट वो अपने हाथ में रखे, और एक बार थोड़ा सा ये समय बीत जाए, यानी कि पवार परिवार की जो ये क्षति हुई है वो क्षति थोड़ी सी, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी रिकवर होगी, लेकिन जिस तरह से समय जाएगा, समय बड़ा बलवान है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमें सुनेत्रा पवार जो है वो महाराष्ट्र की एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर आए। जिस तरह से दादा का काम करने का तरीका था, मुझे लगता है कि सुनेत्रा पवार में भी कहीं ना कहीं वो छवि नजर आती है, ऐसा उनके जानकार, उनके जो पास के जो कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है। तो अभी के समय में तो मुझे लग रहा है कि डेप्यूटी सीएम की जो पोस्ट है वो हो सकता है कि सुनील तटकरे के पास चली जाए, और कुछ समय के बाद जिस तरह से अगर सुनेत्रा पवार अगर एक्टिव महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में आती है, तो जनता की साथ लोगों का विश्वास और समर्थन के साथ हो सकता है कि पवार फैमिली में से जो है एक फीमेल लीडर जो है वो एक डिप्यूटी सीएम की पोस्ट में हमें नजर आएगी। तो इसमें सरप्राइज भी नहीं होना चाहिए। अभी मैं जिस आप ही तरह के माध्यम से एक और इम्पोर्टेंट चीज कह दूं कि मैं सवेरे से कुछ टीवी चैनल्स पे ये भी देख रहा था कि लोगों ने ब्लेम गेम चालू कर दिया है। अजीत पवार एक बड़े कद के नेता थे, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग डिप्टी सीएम रहे हैं महाराष्ट्र के, और हर पार्टी में उनके अच्छे कनेक्ट थे। उन्होंने कभी भी किसी पर्टिकुलर एमएलए या या किसी लीडर को फंड इसलिए नहीं नकारा क्योंकि वो अपोजिशन का था या रूलिंग पार्टी का था। उन्होंने सबको जो है फंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में दिया। फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके, तो अच्छा खासा नॉलेज लेके आते थे और उसको जस्टिस भी करते थे। इसीलिए अक्रॉस द पार्टी लाइन उनकी एक रिस्पेक्ट जो थी वो एक अलग लेवल पे थी। आज भी हम देखेंगे कि देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस तरह से उनके बारे में स्टेटमेंट दिया और कहा है कि ऐसा लीडर शायद ही महाराष्ट्र को दूसरा कोई मिल पाएगा, तो दिस सेंटेंस सेज इट ऑल। तो उनकी एक जो कार्यशैली थी काम करने की, लोगों को साथ जोड़े रखने की, ब्यूरोक्रेसी पे एक होल्ड होने की, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बारे में आने वाले समय में और चर्चा होगी। और दादा स्टाइल, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि महाराष्ट्र का दादा स्टाइल जो है, लोग आज उसे मिस करेंगे, आने वाले समय में मिस करेंगे। इस अब प्लेन क्रैश कैसे हुआ, उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, इस बारे में भी कई कई तर्क वितर्क लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीजों पे राजनीति करने का ये सही समय नहीं है। डीजीसीए जो है वो उनका काम करेंगे। इस मुश्किल की घड़ी में मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को पवार परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। आने वाले कुछ दिन पवार फैमिली के बहुत टफ रहेंगे। उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनकी पूरी फैमिली मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस सडन इंसिडेंट से बहुत आहत हुए हैं। तो बयानबाजी ना करते हुए मैं आप ही के माध्यम से हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें ब्लेम गेम ना करे, पवार परिवार के साथ खड़े रहे। आने वाले समय में आपको जितना ब्लेम गेम करना है उतना कर सकते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है जिस तरह से माधवराव जी सिंधिया का प्लेन क्रैश का इंसिडेंट हुआ था, राजेश पायलट जी का हुआ था, उसके बाद आर्मी के एक बड़े ऑफिसर थे बिपिन रावत जी, उनका हुआ था, और एयर इंडिया के जिस क्रैश में जिस तरह से गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी जी का हुआ था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सेफ्टी कंसर्न को गवर्नमेंट ने आने वाले समय में थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कुछ नॉर्म्स को चेक कर लेना चाहिए। यानी कि आने वाले समय में देश की राजनीति की और लीडर्स और उनके चाहने वालों को ये सब बातों से दोबारा ना गुजरना पड़े, क्योंकि माधवराव सिंधिया जिस समय पे गए थे उस समय वो एक अपने पॉलिटिक्स की एक सर्वोच्च फेज से जा रहे थे। राजेश पायलट भी जब एक सर्वोच्च करियर के पीक पॉइंट पे थे तब उनके साथ एक घटना हुई। बिपिन रावत जी, उनके बारे में तो आज भी आर्मी में जब डिस्कशन होता है तो लगता है कि उनके जैसा ऑफिसर दोबारा आर्मी में होना शायद ही मुश्किल है। यानी कि अगर मानिक शॉ के बाद, यानी कि सैप बहादुर के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो बिपिन रावत जी का है। तो आज महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से मैंने कहा कि प्रमोद महाजन हो गए, गोपीनाथ मुंडे हो गए, विलासराव देशमुख हो गए, उनके बाद अजीत पवार, यानी कि इतने बड़े कद्दावर नेताओं के साथ अगर ऐसी कुछ घटनाएं घटती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नुकसान है। और आने वाले समय में इस पे राजनीति ना हो, बल्कि इन प्लेन क्रैश जैसे एक्सीडेंट या इन टेक्निकल एरर से कैसे हमें आने वाले समय में बचना पड़ेगा या बचना चाहिए, या इसके सेफ्टी मेजर्स ध्यान में रखने चाहिए, मुझे लगता है इसके ऊपर डिस्कशन होना ज्यादा जरूरी है।